हेलो स्टूडेंट, हमने जो लास्ट क्लास में एक कुछ टॉपिक्स किए थे, ये उनके क्वेश्चन है 9th क्लास का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर का नाम है 9th क्लास के। उसके हम कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके, हम फर्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। हु एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। कौन है, जितनी भी गवर्नमेंट्स की जो पावर होती है कौन उसको होल्ड करता है, उन सारी पावर्स पर एक्सरसाइज में कौन लेकर आता है। हमारे पास में 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें ये देखना है कि कौन है जो गवर्नमेंटल पावर्स को एक्सरसाइज करता है। प्रेसिडेंट करता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन। कौन है सारी गवर्नमेंटल पावर्स को एक्सरसाइज करता है। तो इसमें प्रेसिडेंट अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट होगा या फिर नहीं होगा। प्रेसिडेंट के पास में कुछ पावर होती है बट वो सारे गवर्नमेंटल पावर को एक्सेस नहीं करता है। वो सिर्फ अपना फाइनल डिसीजन देता है, वो भी किसके एडवाइस लेकर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस लेकर। चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेस होती है उन सबको कौन हैंडल करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है। तो सारे गवर्नमेंटल पावर तो चीफ इलेक्शन के अंडर में आएगी ही नहीं। देन इसके बाद बता, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, क्या वो सारी गवर्नमेंटल पावर को एक्सेस करता है? नो, इट मीन्स सारे गवर्नमेंटल जो पावर होती है उनको कौन एक्सेस करा। हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है। क्या है वो हमारे पास में ऑप्शन? द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ही है जो हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी पावर होती है उन सारी की सारी पावर उनको हैंडल करने वाला कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो गवर्नमेंटल ऑल पावर, जितनी भी गवर्नमेंटल पावर को कौन एक्सरसाइज कर रहा है, उन सारी ही पावर्स पर जो एक्सरसाइज कर रहा है वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। The second backward classes commission was appointed by the government of India in कब सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कब अपॉइंट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कब अपॉइंट किया था? बताइए कब अपॉइंट किया था? 1979 में अपॉइंट किया था, या फिर 1981 में, या फिर 1985 में, या फिर 1999 में। कब गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट किया था? देखो 81 में नहीं किया था, 85 में भी नहीं, 1999 में भी नहीं किया। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो 1979 में हुआ था। और इसको करने वाले कौन थे? इसको करने वाले थे बीपी मंडल। बीपी मंडल ने इसकी रिपोर्ट तैयार करी थी। इस कमीशन के अंदर क्या रिकमेंडेशन किया था? इसके अंदर उन्होंने 27% रिजर्व सीट के लिए रिकमेंड किया था। ये इनके इश्यूज थे कि जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए हमें एक स्टेप उठाना चाहिए, ताकि वो भी सोसाइटी में या फिर सोशली हमारे समाज में आगे बढ़ सके। तो इस रिपोर्ट को इसको कब इशू किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1979 में अपॉइंट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया? इंडिया में कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लॉज मेक करता है या फिर लॉज को बनाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारे लॉज बनाता है? नहीं, वो तो फाइनल अपना डिसीजन देता है। जो भी रूल्स बनाए गए हैं या लॉज बनाए गए हैं उन पे जो फाइनल डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का। तो लॉ मेक काम करना प्रेसिडेंट का नहीं है। देन क्या पार्लियामेंट हो सकता है इसका आंसर? ऑब्वियसली हो सकता है। इलेक्शन कमीशन या फिर सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि जितने भी हमारे सोशली समाज में डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना सुप्रीम कोर्ट का काम है।
जितने भी डिबेट होती है, जितने भी केस फाइल किए जाते हैं कंट्री में और पीपल्स में या फिर पब्लिक और कंट्री में, उन सब सारे केस फाइल कहाँ होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन को कंडक्ट कराना। जहाँ भी इलेक्शन होते हैं, कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगी, कौन रिप्रेजेंटेटिव एज ए रूलिंग पार्टी में खड़ा होगा, कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, तो ये सारा काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। तो लॉ मेक करना काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, कौन है वो जो लॉ मेक करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनती है? पार्लियामेंट हमारी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्लस प्रेसिडेंट, तीनों को मिलाकर हमारी एक पार्लियामेंट बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। What is the minimum age requirement to become a member of the राज्यसभा? अगर आप में से किसी को भी राज्यसभा का मेंबर बनना है तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? क्या 18 होनी चाहिए? देखते हैं, ये 21 होनी चाहिए या फिर 25 या फिर 30? क्या एज होनी चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए? मिनिमम एज बतानी है तो क्या एज हो सकती है? 18 नहीं है, क्योंकि 18 एज तो उसके लिए है जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन देंगे, वोट देंगे, इलेक्शन कराएंगे, वोट कराएंगे, ठीक है। जो वोट देंगे उनकी एज है 18। अगर आप 18 प्लस हो तो आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। 21 नहीं है, 21 तो मैरिज के लिए फिक्स की गई है कि बॉयज 21 का होना चाहिए, गर्ल्स 18 की, ठीक है। 25 आपको लोकसभा, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तब आपकी एज 25 चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है देन आपकी एज 30 होनी चाहिए। 30 कब होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तब आपकी एज 30 है। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है उस कंडीशन में आपकी एज 25। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है, और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। लोकसभा हमारी लोअर हाउस होती है और राज्यसभा हमारी अपर हाउस होती है। इट मीन्स इसका ऐसा नहीं है कि ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है तो इसकी पावर कम है लोकसभा की और राज्यसभा की पावर ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। अगर वैसे तो इक्वली है दोनों का, अगर कोई भी लॉ बन रहा है तो दोनों का एग्री होना कंपलसरी है, बट कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो सिर्फ लोअर हाउस के पास में है, मीन्स लोकसभा के अंडर में है। और पर्टिकुलर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सारे डिसीजन लोकसभा लेती है, उसमें राज्यसभा इन्वॉल्व नहीं होती। लाइक आपके मनी मैटर हो गए, मनी मैटर पे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा लेगी, जितने भी फैसले लिए जाएंगे लोकसभा लेगी, राज्यसभा इसके लिए कोई भी फैसला नहीं लेगी। हाँ, वो सिर्फ उसको 14 डेज के लिए अपने पास रख सकती है बिल को, उसके बाद वो उसको रिटर्न कर देगी। 14 डेज के लिए अपने पास रखेगी, उसके लिए वो चेंजेस करने के लिए सजेशन दे सकती है, बट वो ये नहीं है कि आपको इसको चेंज करना ही करना है। वो सिर्फ कुछ एडवाइस या फिर सजेशन दे सकती है राज्यसभा लोकसभा को। मानना या ना मानना वो लोकसभा के अंडर में है। अगर वो चाहे उसकी एडवाइस लेके या सजेशन लेके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अगर वो ना चाहें तो उसका जो ये अप्रूवल है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं लोकसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। Which institution is responsible for interpreting the constitution and protecting the मैं इसको दोबारा यहाँ लिख देती हूँ अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। इसका ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक बार रिपीट करते हैं। Which institution is responsible for interrupting the constitution and protecting the fundamental rights of citizens? तो हमारे पास में ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट भी कर सकता है और प्रोटेक्ट भी कर सकता है, किसे? फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट भी कर सकता है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट किसी के भी अंडर में नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो। अगर किसी भी लॉ में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा तीनों का अप्रूवल जरूरी है, तीनों की मेजॉरिटी, तीनों का उसमें एग्री होना कंपलसरी है। उसके बाद उस पर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, देन जाके किसी भी लॉ पर रिजल्ट निकल कर आएगा। तो इस तरह का पर्टिकुलर ये बोले कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस लॉ पे वर्क कर सकता है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ऑप्शन नहीं होगा। देन है क्या पार्लियामेंट में दो हाउसेस होता है। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया पार्लियामेंट में दो हाउस है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा। क्या पर्टिकुलर लोकसभा और राज्यसभा किसी भी चीज पर डिस्कशन करके लॉ चेंज कर सकते हैं या फिर वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिटीजन्स के? नहीं कर सकते। पार्लियामेंट भी नहीं करेगा इस चीज को। इलेक्शन कमीशन नो। अब हमारे पास बचा सुप्रीम कोर्ट। यस, सुप्रीम कोर्ट ही एक ऐसी पावर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकता है कि क्या इसमें सही है या फिर क्या गलत है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता है तो उसको पनिशमेंट देने का काम भी किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का। वो सभी को ये बताता है कि आपको किसके अकॉर्डिंग काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर किसी के भी लॉ के साथ छेड़खानी की जाए या किसी के भी लॉ को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाए, तो उस कंडीशन में सिटीजन्स किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट करने का काम और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है आपका जुडिशरी, जिसमें जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे इलेक्ट किया जाता है? उसको कौन इलेक्ट करता है? क्या मेंबर ऑफ राज्यसभा के उसको इलेक्ट करते हैं या फिर लोकसभा के मेंबर या फिर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर ऑल ऑफ द अबव? सब मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट किया जाता है? राज्यसभा अकेले इसको इलेक्ट नहीं करती है, लोकसभा भी नहीं, और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसको इलेक्ट नहीं करती है। प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है या जो इसको इलेक्ट किया जाता है उसको सारे के सारे मिलके करता है। लोकसभा, राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सब इसके लिए वोटिंग करते हैं। देन उसके बाद में जाकर आपके प्रेसिडेंट का चुनाव होता है या उसको इलेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस for the member of the Rajya Sabha in India? What is the term of office for the member of the Rajya Sabha in India? इंडिया के अंदर में जो राज्य सभा होती है उसका जो टर्म होता है या फिर ये कहे कि उसका जो कार्यकाल होता है कितने टाइम का होता है? मोस्टली हमने चीजें सुनी होंगी, हर चीज के लिए कितना होता है? 5 साल। हो सकता है इसका भी 5 साल हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता। 3 साल और 4 साल तो हम मानेंगे नहीं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, 5 और 6। पीएम कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। मोस्टली चीजें कितने ईयर के लिए होती हैं? 5 साल के लिए होती हैं। क्या राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका भी कार्यकाल या फिर जो टर्म है वो कितने साल का होगा?
5 साल का या फिर 6 साल का? कितने साल का हो सकता है? चलो देखते हैं कितने साल का होगा। 5 साल का नहीं होता, इसका जो टर्म होता है वो 6 ईयर का होता है। राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 6 ईयर उनका टर्म होता है, कार्यकाल 6 साल का होता है। इसमें हर साल हर 2 ईयर्स अब के जो 1/3 मेंबर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, उसके बाद उनकी जगह पर नए इलेक्ट किए जाते हैं। जिसका भी 6 साल कंप्लीट हो जाता है उसको निकाल देते हैं, उसमें से 1/3 मेंबर हर साल निकलते हैं उसमें से, और जो नए पर्सन आते हैं वो उसमें ऐड हो जाते हैं। जिसका 6 साल कंप्लीट होता जाता है, सपोज 6 साल के लिए किसी को चूज किया गया और अब उसके जो 6 साल थे वो कंप्लीट हो गए, तो उसमें क्या होगा, जो 1/3 मेंबर है 1/3 उनको निकाल दिया जाएगा। अब बाकी जो बचे तो उनका जब 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे देन उनको निकाल दिया जाएगा। उसके मतलब हर साल एक तरह से इलेक्शन होते हैं, इसलिए इसको एक स्थायी संगठन भी बोला जाता है। राज्यसभा हमारी एक ऐसी हाउस है जिसका विघटन नहीं होता। ओके, जिसका विघटन नहीं होता। लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं होता। ये एक परमानेंट राज्यसभा है जिसमें हर साल कुछ लोग इलेक्ट होकर आते रहते हैं। जब वो आते रहेंगे तो उसका विघटन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, कितने 1/3 निकलते हैं और इसकी जगह पर नए लोग आते रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो एक बार इसका मेंबर बन गया वो दोबारा कभी राज्यसभा का मेंबर नहीं बन पाएगा, नहीं। आप कितनी भी बार राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं। आप बार इलेक्शन में अगर विनर होते हैं, जीतते हैं, तो आप उतनी ही बार राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा इन, ये मैंने भी डिस्कस किया था ऊपर, ठीक है। देखते हैं, लोकसभा हैज मोर पावर देन राज्यसभा। किसके, इन्होंने साफ कहा है कि लोकसभा मोर पावरफुल है, किससे, राज्यसभा से। किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, पासिंग डिफरेंट बिल में, क्या डिफरेंट बिल जो पास हो रहे हैं उसमें लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, या फिर मनी मैटर्स में, या फिर किसी में भी नहीं। ये तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने भी आपको बताया था ऊपर कि जो मनी मैटर्स हैं उसमें डिफरेंट है, क्योंकि मनी से रिलेटेड जितने भी फैसले लिए जाते हैं कौन लेता है उसको, मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ों पर डिस्कशन होता है उन सारे डिस्कशन को कौन लेता है, उन सभी डिस्कशन को लोकसभा लेती है। राज्यसभा सिर्फ उसके लिए आपको सजेशन दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि इसमें कुछ कमियां हैं, आप इनको चेंज कर लो। अगर लोकसभा को लगता है कि हाँ मुझे इसको चेंज करना चाहिए तो वो उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज वो उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ राज्यसभा क्या करेगी, वो उनको सिर्फ एडवाइस दे सकती है कि आप इसको क्या कर लो, चेंज कर लो। और इसको मानना या ना मानना किसके अंडर में है, यह है लोकसभा के अंडर में। मानना ना मानना लोकसभा के अंडर में है। लोकसभा को अगर लगता है तो वो उसको मान लेगी, अगर नहीं लगता तो उसको नहीं मानेगी, ठीक है। तो पासिंग डिफरेंट बिल्स नहीं है, ये दोनों में सेम होता है। दोनों के अंदर जो बिल पास है दोनों के अंदर कंपलसरी होना चाहिए पास होना। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर भी नहीं है। बाय हाउ मेनी डेज कैन द राज्यसभा डिले अ मनी बिल। जब लोकसभा किसी बिल को पास करता है और वो राज्यसभा के पास भेजता है कि चलो एक बार आप भी चेक करके बताओ कि क्या सब कुछ सही है या फिर कुछ गलत है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो राज्यसभा को अगर उसको पसंद आता है तो वो उसको अप्रूव करके वापस कर देती है। अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है तो वो उसको वापस भेजती है लोकसभा के पास कि आप इसमें ये चेंजेस करो। हाँ, उस टाइम लग रहा है कि लोकसभा को इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए तो उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, एंड देन वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से राज्यसभा के पास उस बिल को सेंड करेंगे। अब दोबारा जब राज्यसभा के पास में उस बिल को सेंड किया गया, राज्यसभा को तब भी लग रहा है कि नहीं ये वाला बिल भी सही नहीं है, तो उसे अपने पास में रख सकती है, डिले कर सकती है।
तो वो कितने टाइम तक अपने पास में रखेगी उस बुल को? क्या 10 डेज के लिए अपने पास रख सकती है? 10 डेज के लिए अपने पास रखेगी, 14 डेज के लिए, 21 डेज के लिए, 30 डेज के लिए। कितने दिन के लिए अपने पास रख सकती है? वो रख सकती है अपने पास 14 डेज के लिए। और 14 डेज के बाद वो उसको बिल वापस करना पड़ेगा और फिर जो लोकसभा ने बनाया है उसी पर आगे वर्क होगा, उसी पर आगे काम चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। Who appoints the judges of the Supreme Court and High Court? अब इसमें हमारा क्वेश्चन है कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो चलिए देखते हैं कौन अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेष। क्या प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग उसको अपॉइंट करेगा? मतलब मेरा मन अगर कर रहा है कि मेरे को इसको अपॉइंट करना है तो मैं इसको अपॉइंट कर लूंगी। कोई अपने घर की सरकार थोड़ी है कि जिसको मन किया उसको अपॉइंट कर लिया। इलेक्शन होना एक इसी चीज की तो प्रोसेस है कि हमारे घर की सरकार नहीं है, जिसको हमारा मन करेगा उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। सबका एग्री होना इस पे बहुत जरूरी है। अगर सब उस चीज के लिए एग्री हैं, अगर सब चाहते हैं कि इस पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया जाए या सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, तब हम उसको बना सकते हैं। तो वही चीज देखते हैं। तो ये तो नहीं होगा, वो अपने विश के अकॉर्डिंग किसी को भी ऐसे ही अपॉइंट नहीं कर लेगा। देन बचा प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। ये सही है, मतलब दो लोग मिलकर किसी को भी अपॉइंट कर लेंगे और जो बाकी मेंबर्स हैं उनका क्या? तो ये भी नहीं होगा। डिस्कशन सबके साथ होगा। प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। प्रेसिडेंट एडवाइस लेगा पीएम की और कंसल्ट करेगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये सब आपस में कंसल्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आपस में सब कंसल्ट करने के बाद किसी को भी अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में से और हाई कोर्ट के जजेस में से। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is a public interest litigation? पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है? कुछ चीजें फेवर में चलती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसके अगेंस्ट में चलती हैं। लाइक जैसे अभी हमने चैप्टर किया था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, उसमें एक केस था जब 27% रिजर्व सीट्स की बात की गई तो कुछ लोग तो फेवर, मतलब जिनके लिए ये काम हो रहा था वो तो खुश हो गए, वो तो उसके फेवर में थे। बट कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी थे जिनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी। तो उस टाइम में एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसको इंदिरा सुहाने अदर वर्सेस यूनियन इंडिया केस बोला जाता है। तो वैसे ही इसमें जब लोग किसी चीज से खुश नहीं होते तो वो क्या करते हैं? रिव्यूइंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। क्या वो रिव्यू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को? जजमेंट तो तब होगी ना जब पहले केस फाइल होगा। प्रोसीजर ऑफ द रिमूवल ऑफ अ जज, नहीं ये भी क्यों करेंगे? नन ऑफ द अबव नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस केस को कोर्ट में फाइल करती है कि अगर मैं उसके फेवर में हूं और कुछ गलत हो रहा है उसमें, तब मैं कोर्ट में केस फाइल कर सकती हूँ। या फिर अगर कुछ लाइक सीट्स रिजर्व का कोटा मिल रहा है, मैं फेवर में हूं तो मैं तो केस फाइल करूंगी नहीं। बट जो उसके अगेंस्ट में है उनको लग रहा है कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं मिलना चाहिए, तो वो लोग, उनका अपना अलग इंटरेस्ट है, तो वो लोग उस टाइम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, मुकदमेबाजी चला सकते हैं। इस वर्ड का मीनिंग होता है मुकदमेबाजी। तो मुकदमेबाजी चला सकता है कहाँ? कोर्ट में। पब्लिक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग केस फाइल वो कर सकते हैं। लग रहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो केस फाइल कर दो। अगर आपको गलत लगता है तो, सही लगता है तो मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट इज रॉन्ग? प्रेसिडेंट के हम देखेंगे प्रेसिडेंट के अंडर में कि कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रेसिडेंट ही क्या होता है?
फर्स्ट पर्सन इन द कंट्री, और फर्स्ट पर्सन ही क्या होगा, हेड होगा। यहाँ स्टेट का मीनिंग राज्य नहीं, यहाँ स्टेट का मीनिंग क्या है, कंट्री। यहाँ स्टेट का मीनिंग क्या है, कंट्री है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है कंट्री की, प्रेसिडेंट, सही है। ही एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर, ये वाली लाइन भी बिल्कुल सही है। अब हमारे पास में एक लाइन बचती है, वो देखते हैं कितनी सही है और कितनी गलत है। ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, क्या कभी सुना है कि प्रेसिडेंट के चुनाव हो रहे हैं, हम प्रेसिडेंट को वोट देने जा रहे हैं, नहीं। तो इतनी यही सही है, क्योंकि इसमें क्या पूछा, रॉन्ग है। रॉन्ग पूछिए आपसे कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है, तो यही सही है क्योंकि यही रॉन्ग है। ठीक है, मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमसे क्या पूछा, यही तो पूछा गया है कि आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है किसके अंडर में, प्रेसिडेंट की। क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय द पीपल, नो, डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता बाय द पीपल। ठीक है, प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट मेथड से चूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वंस द लोकसभा passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha can't reject it, the Rajya Sabha can only delay it by, ये सेम क्वेश्चन है आपका जो भी हमने इसे पहले किया होगा। ठीक है, कि जो भी लोकसभा पास करता है, लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड मैटर्स, जितने भी मनी रिलेटेड लॉज होते हैं उनको लोकसभा पास करती है। तो क्या राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्टेड इट, द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय, हाँ, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि रिजेक्ट कौन करेगा, लोकसभा। जब लॉज बनाने का काम लोकसभा का है मनी मैटर पे, तो उसको रिजेक्ट करने का काम भी लोकसभा का ही होगा, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं करेगी। हाँ, ये डिले कर सकते हैं कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, देन फ्रेश। विच बॉडी एक्ट्स एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अब ये बताओ कौन सी गार्जियन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के, लाइक गार्जियन कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, लेजिस्लेचर। गार्जियन का काम क्या होता है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ये हमने अभी डिस्कस किया था। तो सिंपल सा है, कौन है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, विच बॉडी एक्ट्स एज अ गार्जियन, प्रोटेक्ट करने का काम तो गार्जियन का ही होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रोटेक्ट करती है क्या, नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट, यस, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करती है सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, सुप्रीम कोर्ट का। तो बॉडी, कौन सी बॉडी एज अ एक्ट करती है एज अ गार्जियन, सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन कमीशन, नो। लेजिस्लेचर, नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाकी के भी क्वेश्चन है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द सिविल सर्वेंट्स डू, सिविल सर्वेंट्स का क्या काम होता है, दे टेक इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, क्या वो इम्पोर्टेंट पॉलिसीज जो होती है वो बनाते हैं, दे इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, जो डिसीजंस मिनिस्टर्स ने बनाया है क्या उसको इम्प्लीमेंट ही करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर दे सेटल द डिस्प्यूट, नन ऑफ द अबव। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, और डिस्प्यूट सेटल करने का काम किसका होता है, बताओ बताओ किसका होता है, ये काम होता है किसका, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं। डिस्प्यूट सेटल करने का काम होता है कोर्ट का। जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो सारे कहाँ सॉल्व किए जाते हैं,
कोर्ट में सॉल्व किए जाते हैं। दे टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन, नहीं। सिविल सर्वेंट्स तो सभी जानते होंगे, आजकल तो लोगों में एक लहर सी है, सबको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो सिविल सर्वेंट्स तो सभी जानते होंगे। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो हमारे लॉ मेक नहीं करते, ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी पे डिसीजन नहीं लेते, उनका काम सिर्फ क्या होता है, इम्प्लीमेंट करना मिनिस्टर्स के डिसीजन को, ठीक है, मिनिस्टर्स के डिसीजन को क्या करना, उन्होंने जो लॉ बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट कराना। हमारी राज्यसभा के अंदर में 250 के अराउंड मेंबर्स रखे गए हैं, बट अभी तो रिसेंटली वो 38 है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मिला के, उसमें 12 होते हैं जिनको प्रेसिडेंट चूज करता है। वो जो 12 होते हैं वो अपने अपने प्रोफेशन में या अपने अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं, लाइक सोशल सर्विस, ठीक है, साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। और ये राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको 1/3 को बार बार हर साल उनको निकाल दिया जाता है, 1/3 को। उसकी जगह पर नए इलेक्ट होके आते हैं वो पर्सन जिनके 6 साल कंप्लीट हो गए हों। और उसमें कुछ परमानेंट मेंबर भी होते हैं, लाइक ये परमानेंट मेंबर होते हैं सिविल सर्वेंट्स, जो अपने फील्ड में बेस्ट होते हैं, इनको भी चूज किया जाता है। ये इनका काम सिर्फ क्या होता है, इनका काम होता है सिर्फ इम्प्लीमेंट करना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट कराना। जो जिसमें डिसीजन कौन लेता है, लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स लॉ को बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम सिविल सर्वेंट्स का होता है। ओके, आज तक के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी में भी कोई भी डाउट होता है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी टॉपिक भी करेंगे साथ साथ में, और नेक्स्ट क्लास में टॉपिक्स करेंगे, देन उसके बाद में क्वेश्चन, साथ में क्वेश्चन भी करेंगे, और हम टॉपिक भी अपने क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।